दोस्तों, आप लोग जो इन वीडियोस को इतना प्यार, इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपके लाइक, शेयर और प्यार भरे कमेंट ही मुझे आपके लिए और अच्छी और रोमांचक कहानी लाने पर मजबूर करते हैं और मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। दोस्तों, वादी-ए-कोयना एक ऐसी वादी जिसे देखकर आज भी लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन इस शानदार और हसीन वादी में एक दौर ऐसा भी आया था जब हर कोने में खौफ का साया था। रात होते ही लोगों के घर खौफ के अंधेरों में लिपट जाते थे और बच्चों की अतखेलियों की जगह डर ने ले ली थी, क्योंकि इस वादी में एक ऐसा मैनीटर लेपर्ड आ गया था जो इतना चालाक, इतना तेज और इतना खतरनाक था कि पूरी वादी उसका नाम सुनकर कांप उठती थी। यह है असल वाक़या द ब्लैक पैंथर ऑफ वादी-ए-कोयना का, जो लिखा गया था जे.ई. कैरिंगटन टर्नर के ज़रिए। एक ऐसा शिकार जो सिर्फ गोली या बंदूक का नहीं था, बल्कि हिम्मत, हौसले और अक्ल का इम्तिहान भी था। अगर आप शिकार की असली कहानियाँ पसंद करते हैं, जंगलों की खामोशी में छुपे खौफ को महसूस करना चाहते हैं, तो ये दास्तान आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक शिकार की असल कहानियाँ हम आप तक रोज़ लाते रहेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं द ब्लैक पैंथर ऑफ वादी-ए-कोयना। एक बूढ़ा आदमी जो गांव के लोगों की तरफ से बात कर रहा था, आंखों में आंसू लिए मेरे सामने हाजिर हुआ। उसकी आवाज में इतनी बेचैनी थी कि महफिल का माहौल कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहिब, अगर आप इस दरिंदे को हमेशा के लिए खत्म कर दें तो हम आप और आपके बच्चों को उम्र भर दुआ देते रहेंगे। हालात अब इतनी खतरनाक हो गई हैं कि हम जंगल से घास फूस तक नहीं ला सकते। मैं चुपचाप उनकी अर्ज सुनता रहा। उसकी गहरी आंखें आंसू से चमक रही थी और उसका चेहरा किसी गहरी उदासी की तस्वीर बना हुआ था। मैंने वो दरख्वास्त अपने टेबल पर रख दी और सब लोगों को देखा। सीधे साधे गांव वालों के चेहरे दर्द, घबराहट और बेचैनी से भरे हुए थे। मैंने उन्हें तसल्ली दी, खौफ ना कीजिए, मैं आपकी अर्ज पर हमेशा की तरह हमदर्दी से गौर करूंगा। लेकिन बूढ़ा शायद मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, जनाब, वो दरिंदा बहुत ही खौफनाक है और उसे पकड़ना नामुमकिन है। उससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरे पास बैठे फॉरेस्ट गार्ड ने तीखी आवाज में उसकी बात काट दी। ये लोग हर दूसरे दिन जंगल में घुसते हैं और लकड़ी काट कर ले जाते हैं। अपनी करतूत छुपाने के लिए अब इन्होंने दरिंदा का अफसाना घड़ लिया है। गार्ड के लहजे में ताना भी था और गुस्सा भी। उसने अपने कंधों को सीधा करते हुए कहा, मैं खुद कई दफा उस दरिंदे के सामने आ चुका हूं। उसने कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके लिए जंगल में हिरन और जिंगल के सूअर कम है क्या? जंगल में तो शिकार की कमी ही नहीं है। गार्ड और गांव वालों के बीच कुछ देर तक तेज बहस चली। मुझे समझ नहीं आ रहा था असल बात क्या है। क्या सच में गांव वाले झूठ बोल रहे हैं या कोई खतरनाक दरिंदा वाकई उन्हें परेशान कर रहा है और गार्ड उसे मारने में लापरवाही दिखाता आया है? जब इंसानी जिंदगी का मामला हो तो छोटी सी लापरवाही भी भारी जुर्म बन सकती है। मैंने अपने जहन में हर पहलू तोलना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे गार्ड का साथ देना पड़ा। कोई अफसर अपने दफ्तर पर लगे इल्ज़ामों को आसानी से तस्दीक नहीं करता। गार्ड के मुताबिक दरिंदे का रवैया बिल्कुल आम था। उसे मारने की कोई खास वजह नज़र नहीं आती थी। उल्टा वो तो हिरन और सूअर का शिकार करता था, जो फसलों के सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। इस तरह वो फसलों का भी रखवाला था और जंगल का भी। गार्ड ने घूरकर गांव नालों की तरफ देखा। बड़े अफसरों की थपकी पर छोटे कर्मचारियों का रवैया हमेशा इसी तरह सख्त हो जाता है। बेचारे गांव वाले उदास चेहरे लेकर वापस चले गए। उनकी गुजारिश फिलहाल रद्द कर दी गई थी। लेकिन मेरे दिल में दरिंदे के बारे में एक गहरा शक और कश्मकश अभी तक मौजूद थी। जब हम महाबलेश्वर के हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में मैंने गार्ड से और पूछताछ की। उसने सिर्फ इतना कहा, दरिंदा बहुत चुस्त और चालाक है। वो छोटे पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाता है और पत्तों में छिपकर शिकार की घात में बैठता है।
गार्ड ने सबूत के तौर पर कई पेड़ों के तनों पर उसके पंजों के निशान दिखाए। फिर भी वो इस बात पर कायम था कि ये दरिंदा जंगल का रखवाला है। दूसरी तरफ गांव वालों ने जंगल का नाम ही दरिंदा का जंगल रख दिया था। जो भी सच हो, एक बात तय थी, दरिंदे के मनहूस साए अब जंगल के हर कोने पर मंडला रहे थे। हवाएं भी जैसे भारी भारी सी लगने लगी थीं। लोग जानते थे कि अब खौफ का असली दौर शुरू हो चुका है। और फिर एक दिन क्वेना घाटी के गांवों पर मौत का एक यकीनी और खौफनाक साया टूट पड़ा। वादी क्वेना बिना किसी शक के दुनिया के सबसे हसीन इलाकों में से एक है। महाबलेश्वर के विशाल प्लेटो के दक्षिणी हिस्से में ये वादी बस एक जन्नत जैसी लगती है। जब कोई पहली बार यहाँ आता है तो प्रकृति के मंजर उसके दिलो दिमाग को अपने जादू में ले लेते हैं। प्लेटो समुंदर की सतह से करीब 4,500 फुट ऊंचा है। यहाँ से अरब सागर साफ नजर आता है। मौसम ज़्यादातर सुहाना रहता है। सिर्फ जून से सितंबर तक मानसून की मूसलाधार बारिशें होती हैं। इन महीनों में ये पूरा इलाका दक्षिणी पश्चिमी मानसून की गिरफ्त में आ जाता है और बरसात का तकरीबन 300 इंच सालाना तक पैमाना हो जाता है। पूरी वादी पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। बीच बीच में कुछ छोटी सी सपाट ज़मीन भी नज़र आती है। जंगल यहाँ के खेतों और मिट्टी को इन तेज़ बारिशों से बचाने में एक बड़ी दीवार का काम करते हैं। मैं लगातार 3 साल तक महाबलेश्वर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा। ये मेरे लिए एक नया और सुहाना तजुर्बा था। मैं अक्सर अप्रैल और मई के महीनों में दौरे पर निकल जाता और जब मानसून आता तो घर बैठकर मराठी ज़बान सीखता। पहला साल पूरा अमन और सुकून से गुजरा, लेकिन दूसरे साल की शुरुआत ही दिल तोड़ देने वाली थी। चारों तरफ से बुरी खबरें आने लगी। जंगल के जानवरों में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी। बहुत कोशिशों के बावजूद हम उसे जल्दी काबू नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि हिरनों और सूअरों की तादाद बहुत कम हो गई। दरिंदा और लेपर्ड पर इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। हम अभी उस मुसीबत से संभले भी नहीं थे कि एक और आफत हमारे सर पर टूट पड़ी। एक खतरनाक दरिंदे ने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। उसका सबसे पहला शिकार एक छोटा बच्चा था। सिर्फ 8-10 दिन गुजरे थे कि दूसरी खबर मिल गई। फिर जैसे मौत का सिलसिला ही शुरू हो गया हो। हर कुछ दिन बाद कोई नया हमला, कोई नई लाश। पूरी वादी में शोक का माहौल छाया हुआ था। मेरे कानों में रोज लोगों का दर्द भरा रोना धोना गूंजता रहता। दरिंदे के खिलाफ कदम उठाने के लिए मैं किसी दफ्तरी कागज पत्री में उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका था। मुझे अफसोस था कि काश मैंने पहले दिन ही उन बेचारे गांव वालों की फरियाद पर ध्यान दिया होता तो आज इतनी जानें ना जाती। अब तो पछतावा ही मेरे पास बचा था। मैंने तुरंत कई लाइसेंस शिकारियों को हुक्म दिया कि वो मिलकर इस मैन ईटर दरिंदे का काम तमाम करें, लेकिन सब बेकार गया। दरिंदा जैसे खून का प्यासा हो गया था। पूरी वादी पर उसका खौफ छाया हुआ था। अप्रैल तक हालत ये थी कि 63 लोग उसका शिकार बन चुके थे। अब मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ा। मैंने फॉरेस्ट गार्ड कोसा राव को साथ लिया और दरिंदा की तलाश में निकल पड़ा। हम एक टूटे फूटे रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। कहने को तो उसका नाम शाहराह शिवाजी था, लेकिन असल में वो रास्ते की बदहाली का जीता जागता सबूत थी। हर मोड़ पर घास और कंकड़ बिखरे पड़े थे और सड़क अपनी बेबसी का अफसाना सुना रही थी। अभी हम अपने कैंप से कुछ फासले पर ही थे कि एक हरकारा सांस फूलता हुआ आया। उसने बताया कि दरिंदे ने बास के गांव से एक 12 साल की लड़की को उठा लिया है। हमने तुरंत कैंप छोड़कर उस गांव की तरफ रुख किया। गांव पहुंचते ही लोगों ने हमें घेर लिया। उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे, आंखों में खौफ और बेचैनी थी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि हादसा कैसे हुआ तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। डर का माहौल इतना गहरा था कि लोगों की ज़बान जैसे बंद हो गई थी। बड़ी मुश्किल से इशारे से उन्होंने वो जगह दिखाई जहां दरिंदे ने हमला किया था। हम दोनों ने बंदूक संभाली और खून के निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर घुस गए। एक बंदूक मेरे पास थी और दूसरी कोसा राव के पास। जंगल घना होता जा रहा था। घुसपैठ मुश्किल होती जा रही थी। एक जगह ऐसी आई जहां घनी झाड़ियों ने रास्ता बंद कर दिया। आगे बढ़ना नामुमकिन था। मैंने ध्यान से उन झाड़ियों के पास कान लगाए।
कुछ देर तक हमेशा की तरह सिर्फ पत्तों की हल्की सी खनक सुनी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर हमने फैसला किया कि झाड़ियों का चक्कर काटकर दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस घने जंगल के उस पार हमसे किस खौफनाक सच्चाई का सामना होने वाला था। हम सिर्फ 20 कदम ही चले थे कि एक दिलखराश मंजर सामने आया। लड़की की लाश जमीन पर पड़ी थी, खून से भीगी हुई। उसकी पिंडलियां चबाई जा चुकी थीं, गर्दन से अभी भी खून टपक रहा था। पेट का गोश्त गायब था और अंदर की आंतें साफ नजर आ रही थीं। चेहरा लगभग पहचान के काबिल न था। लाश के चारों तरफ जमीन पर दरिंदे के खूनी पंजों के निशान थे। शायद दरिंदा किसी पानी के किनारे या आराम के लिए थोड़ी दूर चला गया था। हमने बहुत एहतियात से नज़दीकी झाड़ियों में नज़र डाली। एक जगह शक हुआ, ये यकीनन वही दरिंदा था, लेकिन झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि सिर्फ उसका पिछला हिस्सा ही नज़र आया। फिर वो एक अजीब तरीके से गायब हो गया। पूरा अंदाज़ा नहीं हो पाया कि ये कौन सा जानवर था, मगर रंग कुछ काला सा लग रहा था। हमने तलाश जारी रखी, लेकिन वो नज़र न आया। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ चला गया और रात का अंधेरा चढ़ने लगा। हमने वापस लौटने का फैसला किया। इसी दौरान गांव से कुछ लोग भी आ गए। उन्होंने लड़की की लाश उठाई और ले गए। हमारा कैंप 5 मील दूर था। गांव वालों ने हमें एक लालटेन दी। मुझे अपनी पहली नाकामी पर गहरा अफसोस हुआ, मगर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि ये दरिंदा जो भी है, मैं उसे ज़रूर ख़त्म करूँगा। हम अंधेरी रात में कैंप पहुँचे तो रोज़मर्रा की डाक आई हुई थी। उनमें से एक ख़त गवर्नर के प्राइवेट सेक्रेटरी रॉबर्टसन का था। उसमें लिखा था कि गवर्नर सरकारी बाग देखने आना चाहते हैं और उनके साथ तुम्हारा होना ज़रूरी है। एक तरफ मैन ईटर की हालत थी और दूसरी तरफ सरकारी हुक्म। सरकारी हुक्म के आगे सर झुकाना पड़ा। गवर्नर हाउस में कुछ काम में फंस गया और कई दिनों तक मैं महाबलेश्वर वापस नहीं जा सका। इस तरह मैन ईटर को फिर से खुली छुट्टी मिल गई। फॉरेस्ट गार्ड्स के ज़रिए मुझ तक उसकी सरगर्मियों की खबरें वक्त ब वक्त आती रहीं। अब एक विशाल इलाका उसकी दरिंदगी का निशाना बन रहा था। आखिरकार अपने फ़र्ज से आज़ाद होकर मैं वादी में वापस आया। इसी दिन खबर मिली कि दरिंदे ने 7 मील दूर एक गांव पर हमला किया है। मैंने खाने पीने का थोड़ा सा सामान थैले में रखा। 2 फॉरेस्ट गार्ड्स कोसा राव और रामजी को साथ लिया और जाए हादसा की तरफ रवाना हो गया। जब हम गांव पहुंचे तो हैरानी हुई कि वहां कोई मर्द नज़र नहीं आया, सिर्फ छोटे बच्चे और रोने वाली औरतें थीं। मैंने एक बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि एक दरिंदा बाजी का 10 साल का लड़का उठाकर ले गया। सब मर्द लाठियां लेकर जंगल के अंदर गए हुए थे। कोसाराव ये सुनकर गुस्से से बोला, ये लोग बेवकूफ़ हैं, कम से कम हमारा इंतज़ार तो कर लेते। जो होना था हो चुका था। मैंने बाजी को तसल्ली दी और कहा, सरकार की तरफ से तुम्हें थोड़ी बहुत मदद दिलवाई जाएगी। बदकिस्मत लड़का बाजी का अकेला बेटा था, ममता का इकलौता सहारा। उसकी मौत से बूढ़ी माँ के दिल और दिमाग पर जो गुजर गई होगी, उसका ख्याल ही दिल दहला देता है। हम जंगल में शोर मचाते हुए लोगों के पीछे गए। उन्होंने बताया कि लगभग 10 बजे सुबह वैसे ही खेतों पर काम चल रहा था। औरतें अपने घर का काम कर रही थीं और बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। अचानक चीख चिल्लाहटों की आवाज़ें उठीं। दरिंदा घाट से बाहर निकला और एक बच्चे पर झपटा। उसे मुंह में दबाकर जंगल में घुस गया। लोग ज्यादा तफसील से कुछ बता नहीं पाए। सिर्फ इतना पता चला कि इसका रंग काला सा था और दुम लंबी थी। जो दरिंदा मैंने खुद देखा था वो भी इसी तरह का था। मगर ये पहेली अभी भी यही थी कि ये असल में कौन सा जानवर है। बाऊजी के लड़के की लाश पहले ही मिल चुकी थी और गांव वाले उसे उठाकर ले जा रहे थे। हमने ढूंढना जारी रखा, लेकिन दरिंदा मिला नहीं। पूरा 1 हफ्ता हम जंगल में घूमते रहे। बछड़ों और बकरियों को बेट के लिए बांध कर रखा गया, पर वो दरिंदा उनके पास तक न फटका। हम सब हैरान थे कि ये मामला ऐसे कैसे चल रहा है। वो आखिरी हफ्ता था जब मॉनसून आने वाला था। वादी के बड़े और घने जंगल में हम इधर उधर चलते रहे। अब ये सिलसिला रुकने वाला था क्योंकि मॉनसून शुरू हो चुका था।
काली घटाएं हिमालय की चोटियों से टकराकर वादी पर छाने लगीं। मैंने जंगल से टेम्परेरी कैंप हटाकर हेडक्वार्टर महाबलेश्वर वापस आना बेहतर समझा। महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सतारा की एक तहसील थी। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर एसआर आर्थर से मिला और पूरी सूरत हाल उन्हें बताई। अपनी दोनों नाकाम कोशिशों का जिक्र किया और मजबूत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। अब तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था और बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। मैं इन दिनों घर बैठकर मराठी में अलिफ लैला का तर्जुमा करने लगा। अक्टूबर तक किताब का एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो गया था। इस काम में इतना डूबा रहा, लेकिन फिर भी दरिंदे का ख्याल दिमाग पर सवार ही रहा। जब मॉनसून थोड़ा कम हुआ तो मैंने फॉरेस्ट गार्ड गोना महादेव को साथ लेकर हेडक्वार्टर के करीबी जंगल का दौरा किया। बारिश के बाद लोगों के लिए लकड़ी का इंतजाम मुश्किल हो जाता था और तेज तूफान से उनकी झोपड़ियों को नुकसान भी पहुंचता। मेरे पास इन मुसीबतों का हल यही था कि मैं सरकारी जंगल से कुछ सूखे और बेकार पेड़ों पर निशान लगा देता, ताकि गांव वाले उन्हें काटकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। ये मेरा इसी सिलसिले का दौरा था। एक दिन मैं जामुन के दरख्त पर निशान लगाने के लिए झुक ही रहा था कि गार्ड चिल्लाया, "साहब सावधान!" मैंने ध्यान से तने की तरफ देखा। ओह मेरे खुदा, वहां एक फुरसा नाग कुंडली मारे बैठा था। अगर महादेव ने मुझे वक्त पर चेतावनी ना दी होती तो वो मुझे जरूर दस लेता। इस नाग का जहर कोबरा से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने महादेव का शुक्रिया अदा किया। बाद में हमने सांप को गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मैन ईटर वादी में बिना रुकावट हुकूमत कर रहा था। मैंने मुख्तलिफ शिकारियों से राय मशवरा किया। आखिर ये नतीजा निकला कि मेरा मुकाबला जंगल के सबसे फुर्तीले, चालाक और मक्कार दरिंदे लेपर्ड से है। मैंने पूरी वादी में फॉरेस्ट गार्ड्स फैला दिए ताकि देखा जा सके कि लेपर्ड ने इन दिनों किस इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी में हमने एक खास हिस्सा घेर लिया था। उस एरिया के बीच में मेरा कैंप था। कोसाराव और रामजी फिर मेरे साथ थे। मैं हर मुश्किल वक्त में उन पर भरोसा कर सकता था। हमने पूरे इलाके में घूम फिरकर लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार कर दिया था ताकि लेपर्ड के हमले की सूरत में वो हिम्मत से काम लें। हमारी खास हिदायत ये थी कि अटैक की सूरत में लेपर्ड का पीछा बिल्कुल न किया जाए, बल्कि फ़ौरन हमें इत्तला दी जाए। अब हम लेपर्ड के दिखने का इंतज़ार करने लगे। ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा। हमारे कैंप से 3 मील दूर लेपर्ड ने एक गांव की लड़की को उठा लिया। सुबह 9 बजे हमें खबर मिली और हम फौरन जाए हादसा की तरफ चले। हमारी हिदायतों के मुताबिक गांव वालों ने लेपर्ड का पीछा नहीं किया, हालांकि वो लाश पाने के लिए बेसब्र थे। मैं उनके सब्र की तारीफ किए बिना रह नहीं सका। गांव में पूरी खामोशी थी, यहां तक कि औरतों की चीख भी न सुनाई दे रही थी। ये सूरत हाल लेपर्ड के लिए बिल्कुल मुनासिब साबित हुई। गांव का नंबरदार ने हमें वो जगह दिखाई जहां लेपर्ड ने गरीब लड़की पर हमला किया था। कुछ दूर खुरदुर झाड़ियों में कपड़ों के टुकड़े लटके नजर आए। लेपर्ड उसी तरफ गया था। मैं कोसाराव और रामजी को लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी सी लापरवाही हमारी मौत का सबब बन सकती थी। मेरी नजरें सामने के रास्ते पर जमी हुई थी। कोसाराव दाएं और एक नदी के नज़दीक देख रहा था और रामजी बाएं और की झाड़ियों पर नज़र जमाए थे। मुझे कामयाबी की उम्मीद थी, क्योंकि जिस सूरत में लेपर्ड का पीछा हो रहा था वो पहले से काफ़ी अलग थी। एक जगह झाड़ियों में से हल्की सी हिलजुल ही तो हम ठिठक से रुक गए। कोसाराव की तेज नज़रें घनी झाड़ियों में एक रूह फर्शा मंजर देख रही थी। लेपर्ड मासूम लड़की की लाश पर बैठा था। वो पूरी तरह झाड़ियों में छुपा हुआ था। सही निशाना लेने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ना जरूरी था। झाड़ियों में रास्ता बनाते वक्त थोड़ा सा भी शोर हो जाता तो बना बनाया खेल बिगड़ जाता। अब इसके सिवा कोई चारा न था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। अभी 2-3 कदम ही लिए थे कि लेपर्ड ने आहट पाली और गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी खूनी आंखें देखने वाले के जिस्म में खौफ भरने के लिए काफ़ी थीं। मैं जान पर खेलने के लिए तैयार हो चुका था और जिंदगी और मौत की सरहद पार करके यहां तक पहुंचा था। 20 मासूम बच्चों और लोगों की लाशें मेरी आंखों के सामने गुजर गईं। अब ये मेरा नहीं, बल्कि बाकी बचे लोगों की जिंदगियों का सवाल था। लेपर्ड मुझे घूर रहा था,
जैसे पूछता हो मैं कहाँ से आ गया हूं। इसी दौरान मैंने बंदूक की नली सीधी करके निशाना बांध लिया था। इससे पहले कि लेपर्ड मुझ पर झपटे, एक जबरदस्त धमाका हुआ। लेपर्ड झटका खाकर लड़खड़ा गया और पीछे की तरफ गिर पड़ा, मगर अगले ही पल वो संभल गया और पूरी ताकत से दोबारा झपटा। दूसरा धमाका हुआ और गोली सीधी उसकी खोपड़ी में लगी। बस चंद गज के फासले पर लेपर्ड धड़ाम से गिरा और जमीन पर तड़पने लगा। कुछ पलों में उसकी सांसें थम गईं। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और लेपर्ड की लाश के पास पहुंचे। उसकी खाल का रंग गहरा काला था, जिसमें पीली गोल धारियां बिल्कुल भी नजर नहीं आती थीं। जब माप लिया गया तो उसकी लंबाई 7 फुट 7.5 इंच निकली। देखने से तो वो बूढ़ी उम्र का लग रहा था, लेकिन उसके पट्टे पत्थर की तरह मजबूत थे। ऐसी कोई चोट या कमी नजर नहीं आई जो आमतौर पर किसी जानवर को मैनीटर बनने पर मजबूर करती है। गोली की आवाज़ सुनकर गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए। उनकी आंखों में खुशी भी थी और गम भी। खुशी इस बात की थी कि वादी को डर और खौफ देने वाला लेपर्ड अब मर चुका था, लेकिन बस कुछ कदम दूर पर पड़ी उस मासूम लड़की की लाश ने सबके दिल फिर से उदास कर दिए। गांव वाले लाश उठाकर ले गए। कोसारा और रामजी ने मरे हुए लेपर्ड को कैंप तक पहुंचाने का इंतजाम किया। इस दौरान सूरज पूरी तरह ढल चुका था, लेकिन अब रात का अंधेरा डरावना बनाने के लिए वो काला लेपर्ड इस दुनिया में मौजूद नहीं था। वादी कोयना में फिर से सुकून और अमन का साया छा गया था। ये थी कहानी द ब्लैक पैंथर ऑफ वादी कोयना की, एक ऐसे मैन ईटर लेपर्ड की जिसने पूरी वादी को खौफ में जकड़ लिया था। लेकिन आखिर में इंसानी हिम्मत और हौसले के आगे उसका खौफ टूट गया। वादी फिर से सुकून में आई और लोगों ने सालों बाद रात को खुले आसमान के नीचे आराम की सांस ली। जे.ई. कैरिंगटन टर्नर की ये कहानी सिर्फ एक शिकार का वाकया नहीं, बल्कि ये याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही असली शिकार की रोमांचक कहानियाँ हम आप तक लगातार लाते रहेंगे। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए बाघ, एक नए शिकार और एक नए सफ़र के साथ।